हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी, अरेस्ट ऑफ पर्संस। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 41, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में ये बताता है कि पुलिस बिना वारंट के किस कंडीशंस में किसी को अरेस्ट कर सकती है। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। उसके कंडीशंस दिए गए हैं। पहला, हु कमिट्स इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो आदमी, अगर कोई आदमी किसी पुलिस ऑफिसर्स के प्रेजेंस में अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उसको पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine if the following conditions are satisfied। तो दूसरे कंडीशन का पहला पार्ट ये बोलता है, ऐसे कोई भी कंप्लेन्स जहां पर कि एक किसी ने किसी के बारे में कोई कंप्लेन बोला, अगर वो कंप्लेन सबसे पहले पुलिस ऑफिसर ये देखा कि क्या वो रीजनेबल कंप्लेन है, मतलब उसका वो गलत तो, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है सुन करके वो गलत तो नहीं लग रहा है। एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव की गई है। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन का मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन जिसपे भरोसा किया जा सकता हो, या कोई रीजनेबल सस्पिशन अगर एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसा सस्पिशन जो रीजनेबल हो कि हाँ ऐसा यहाँ पे कुछ हो सकता है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो सकता है जो पनिशेबल है, जिसकी सजा कम से कम जिसकी सजा अधिक से अधिक 7 साल हो, 7 साल से कम की जो जितनी भी सजाएं होती हैं उन सभी केसेस में, जितने ये नीचे कंडीशंस दिए गए हैं उन सारे कंडीशंस में अगर किसी भी आदमी को कोई कंप्लेन मिलता है तो पुलिस ऑफिसर उस कंडीशन में उनको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। उसका पहला कंडीशन है, इफ द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस। जो इंफॉर्मेशन मिली है, जो कंप्लेंट मिला है, जो सस्पिशन एग्जिस्ट हुआ है, उनके बेस पे पुलिस ऑफिसर को एक रीजन बनता है ये बिलीव करने के लिए कि इस आदमी ने ये ऑफेंस किया है। अगर ऐसा है तो फिर उस केस में उसको, उस आदमी को पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। दूसरा, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि इस कंडीशन में जहां पे कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसकी सजा 7 साल से कम हुई हो, उसके लिए अगर कोई कंप्लेंट या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या कोई रीजनेबल सस्पिशन अगर मिलता है तो वो इन कंडीशंस में उसको अरेस्ट कर सकता है। पहला, इस सेक्शन में जहां पर कि टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, अगर पुलिसमैन को ये लगता है, पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि ये ऑफेंस अगर इस आदमी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो ये फर्दर और ऑफेंसेस करेगा ये आदमी, तो उसको रोकने के लिए उसको अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरा, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। पहला था प्रिवेंट फ्रॉम सच कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, आगे और ऑफेंस ना करे इसके रोकने के लिए। दूसरा, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। अगर पुलिस में ऑफिसर को ये लगता है कि अगर इस आदमी को अरेस्ट नहीं किया गया तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। तीसरा, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर। अगर वो आदमी को खुला छोड़ दिया जाए तो वो आदमी गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को गायब कर सकता है, उसको टेम्पर कर सकता है, ठीक है, जिससे कि उसका ये कोर्ट में उसका जो केस है वो वीक हो जाए। तो ऐसा वो आदमी अगर कर सकता है तो उस केस में भी पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकते हैं। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। किसी को भी डराना, किसी को भी धमकी देना या किसी को कोई प्रॉमिस देना, कुछ लुभाना कि हम आप ऐसा कर दोगे तो इसके बदले में हम ऐसा करेंगे, कोई ऐसे ऐसा कोई वादा करना, ऐसे किसी भी कंडीशन में, ताकि जिस आदमी के पास फैक्ट ऑफ द केस होते हैं वो उसको डिस्यूड करे फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट, ताकि वो कोर्ट में जाकर के उन उन चीज़ों को उनको नहीं वहां पर इसके खिलाफ गवाही दे सके या उन चीज़ों को नहीं पेश करे। ऐसा वो आदमी कर सकता है। अगर पुलिस को ऐसा रीजनेबल सस्पिशन है तो फिर पुलिस उस आदमी को अरेस्ट कर सकती है। और पांचवा कंडीशन है, एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड। और अगर वो ऐसा आदमी है कि अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो इस बात की गारंटी नहीं है कि उस आदमी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है जिस दिन तारीख होगी।
ऐसे केसेस में उसको अरेस्ट करना जरूरी होता है। तो ये 5 कंडीशंस में पुलिस ऑफिसर को अगर वो सेटिस्फाइड है कि ये रीजनेबल अगर सस्पिशन है, इंफॉर्मेशन मिली है, कोई आदमी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी सजा 7 साल से कम है, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जब भी ये अरेस्ट की जाएगी उसके रीजंस जो हैं वो इन राइटिंग रिकॉर्ड किए जाएंगे। Provided that a police officer shall, in all cases where the arrest of person is not required under this provision of subsection, record the reasons in writing for not making the arrest। और अगर किसी सेक्शन में जहां अरेस्ट करना जरूरी होता है, नहीं अगर रिक्वायर्ड होता है फॉर किसी सब सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो वहां पे भी जो भी पुलिस करेगा, अरेस्ट करती है या नहीं अरेस्ट करती है, उसके रीजंस को वहां पे रिकॉर्ड करके रखेगी। नेक्स्ट सब सेक्शन आता है against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, or and the police officer has a reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offence। तो अभी हमने जैसे पढ़ा, सबसे पहला इंफॉर्मेशन, सबसे पहला क्लाउज ये कहता है अगर पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसकी सजा जितनी भी हो पुलिस उस आदमी को अरेस्ट करेगी। इसके बाद दूसरा है कि अगर कोई रीजनेबल सस्पिशन या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलता है या फिर अगर कोई कंप्लेन रिसीव होता है तो उस केस में पुलिस और ये देखती है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसकी सजा 7 साल से कम है, तब उस केस में 5 कंडीशंस होते हैं जहां पर कि उस केस में पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है। पहला, जब कोई भी फर्दर ऑफेंस कमिट करने से प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तीसरा, एविडेंस को डिसअपियर या टेम्पर होने से बचाने के लिए। चौथा, अगर किसी आदमी को इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस ताकि वो कोर्ट में गलत गवाही दे या सही गवाही ना दे, इसके लिए, इससे बचाने के लिए। और पांचवा, जब भी अगर लगे कि इस आदमी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो इसको जब जब कोर्ट में हाजिर करना होगा तब तक नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए ये 5 कंडीशन। तीसरा जो कैटेगरी है जहां पर कि अगर कोई पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई आदमी, अगर किसी आदमी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी सजा 7 साल के ऊपर है विथ और विदाउट फाइन या डेथ सेंटेंस है, तो इस केस में चाहे कोई और रीजन हो या ना हो, अगर पुलिसमैन को, ऑफिसर को ये लगता है कि ये एक रीजनेबल कंप्लेंट है और वो बिलीव करता है कि इस आदमी ने ऐसा क्राइम किया है, तो फिर पुलिस उस आदमी को अरेस्ट करके लॉकअप में लेकर के आएगी। ये 3 कंडीशंस यहाँ पे थे। चौथा कंडीशन, हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जिसको कि प्रोक्लेम किया गया है ऑफेंडर के रूप में। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है ये आगे हम सेक्शंस में पढ़ेंगे, बट आप ऐसे समझिए कि अगर किसी भी आदमी को ऐसा है जो आदमी अरेस्ट नहीं हो रहा है, अरेस्ट से बच रहा है और उसके लिए उसको मल्टीपल अलग अलग नोटिसेस दिए जा रहे हैं, तो एक सर्टेन नोटिस के बाद फिर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है। ऐसा कोई आदमी अगर कभी भी मिलता है पुलिस को तो पुलिस उसको अरेस्ट करके लॉकअप में लेके जाएगी। नेक्स्ट है, इन whose possession anything is found which may reasonably suspected to be stolen property। अगर कोई ऐसा सामान मिलता है जो कि चुराई हुई प्रॉपर्टी लगती है और who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing, या फिर वो आदमी, उस आदमी ने उस चोरी के सामान से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें की होती हैं जो जिसका स्टोलन प्रॉपर्टी होने का जिस पे डाउट होता है, तो पुलिस वहां पे उसको आदमी को अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट आता है, हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है कि अगर कोई भी आदमी जिसको कि जिसने कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने से अगर कोई रोकता है, उसके उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, या फिर अगर कोई भागा हुआ कैदी है या फिर भागने की कोशिश कर रहा हुआ कैदी होता है फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, तो उस केस में पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट आता है, हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। अगर कोई भी आदमी आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, मिलिट्री जिसको हम बोलते हैं, नेवी या फिर एयरफोर्स या जितने भी यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आने वाले आर्म फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ हो, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स हो, ऐसे कोई भी ऐसे जो आर्म फोर्सेस जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, अगर उसमें से कोई भागा हुआ कोई सिपाही होता है तो पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस उसको अरेस्ट करते हैं विदाउट वारंट। नेक्स्ट आता, हु हैज रीजनेबली who has uh, who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed any place out of India which if committed in India would have punishable as an offense
and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India। तो अगर कभी भी पुलिस को ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलता है, कोई रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट होता है, या तो उस केस में किसी आदमी के लिए कि इस आदमी ने एक ऐसा क्राइम किया है जो इंडिया के बाहर किया है, लेकिन अगर वो क्राइम इंडिया में होता तो इंडिया के अकॉर्डिंग वो एक आईपीसी या और जितने भी हमारे लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर पुलिस को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस उस आदमी को अरेस्ट करेगी विदाउट वारंट। नेक्स्ट है हु हैज बीन रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर द सबसेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 356। हम आगे सेक्शन 356 में पढ़ेंगे, उसके सेक्शन सब सेक्शन 5 के अंडर में जो रूल्स बनाए जाते हैं जब कोई किसी आदमी को रिलीज किया जाता है कन्विक्ट को, तो उस केस में अगर उस रूल को कोई अगर ब्रीच करता है तो फिर पुलिस उसका की ये ड्यूटी होती है कि उस आदमी को अरेस्ट करके वापस से लॉफुल कस्टडी में लेके जाना। नेक्स्ट सब सेक्शन है फॉर दोज फॉर हुज अरेस्ट any requisition whether written or oral has been received from another police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। अगर कभी पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि कोई आदमी ऐसा है जिसको अरेस्ट करना जरूरी है, उसके लिए ऑर्डर निकला हुआ है रिटन या ओरल, लेकिन वो उसके पुलिस ऑफिसर से नहीं है, वो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को यह अरेस्ट वारंट इशू किया गया था, अगर उसको ऐसा पता चलता है और उस आदमी को वो अगर देखता है तो उसको अरेस्ट करके विदाउट वारंट वो लॉफुल कस्टडी में लेके जाना उसकी ड्यूटी होती है। नेक्स्ट है सबसेक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 नो पर्सन कंसर्न्ड इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of having so concerned shall be arrested except under warrant or order of a magistrate। तो पहला सबसेक्शन ऑफ 41 ये कहता है जो उसके अंडर में अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं वो सभी के सभी कॉग्निजेबल ऑफेंस को डील करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं सब सेक्शन 2 की तो इसमें वो सारे प्रोविजंस आते हैं जो ये कहते हैं कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है, कोई कंप्लेन किया जाता है या कोई रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है, तो पुलिस उस आदमी को तब तक अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक कि उसके लिए वारंट या ऑर्डर मजिस्ट्रेट के तरफ से इशू नहीं होता हो। नेक्स्ट है 41A नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। द पुलिस ऑफिसर शैल in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of subsection 1 of section 41 issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such place as may be specified in the notice। तो सबसे पहला 41A का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर किसी भी केस में अगर किसी आदमी को अरेस्ट करना जरूरी नहीं है जो हमने अभी प्रीवियस सबसेक्शन में पढ़ा है, तो उस केस में अगर लेकिन अगर रीजनेबल कंप्लेन उसके लिए मिली है, कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है या कोई रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पुलिस उसको कह सकती है उस आदमी को कि आपको इस समय इस जगह पे आपको अपीयर होना है पुलिस स्टेशन में, एक रीजनेबल टाइम के अकॉर्डिंग उस आदमी को अपीयर होने के लिए पुलिस नोटिस देगी। दूसरा सबसेक्शन बोलता है वेयर सच नोटिस इज इशू टू एनी पर्सन इट शैल बी ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। तो जब भी ये नोटिस किसी को मिलेगा तो उस आदमी की ड्यूटी होती है कि वो उस नोटिस के टर्म्स को फुलफिल करे, यानी जिस वक्त जिस टाइम पे बुलाया गया उस वक्त उसको जाना होगा। सबसेक्शन 3 where such person complies or continues to comply with the notice he shall not be arrested in reference to the in respect to the offense referred to in the notice unless for reasons to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested। और अगर किसी को नोटिस दिया गया, वो आदमी नोटिस के कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, जब बुलाया गया वो आदमी अपीयर हो रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उनको उस आदमी को अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक जब तक कि कोई खास रीजन ना हो जहां पुलिस ऑफिसर को ये लगता हो कि इस आदमी को अरेस्ट करना जरूरी है। Subsection 4 where such person at any time fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, police officer may subject to such orders as may have been passed by competent court in this behalf arrest him for the offence mentioned in the notice। लेकिन अगर कोई आदमी जिसको नोटिस दिया गया है और वो उस नोटिस के टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, उसको फेल करता है कंप्लाई करने से,
तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकते हैं और कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास उसको लिया भेजा जा सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 41B, प्रोसीजर फॉर अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। अब हमने पढ़ा कि कब कब और किसको अरेस्ट किया जा सकता है। अब हम आते हैं उसका प्रोसीजर क्या है अरेस्ट करने का। एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल, पहला कंडीशन, बियर एन एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन। इसीलिए जब पुलिस ऑफिसर की आपने वर्दी देखी होगी तो उनके फ्रंट पे यहाँ पे मेंशन होता है उनका नाम। ये नाम उनका एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन बताता है कि इस आदमी, जो आदमी मुझे अरेस्ट करने आ रहा है वो आदमी कौन है। दूसरा, जब ये अरेस्ट किया जाएगा तो एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाया जाएगा, MOA जिसको बोलते हैं। ये मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाया जाएगा, इसके अंडर क्या क्या रहेगा। सबसे पहला, ये अटेस्ट किया जाएगा एटलीस्ट वन विटनेस हु इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और अ रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड। तो या तो एक आदमी जो उसके फैमिली का मेंबर होना चाहिए या फिर उस लोकेलिटी जहां से किसी को अरेस्ट किया जा रहा है उसका कोई रेस्पेक्टेबल मेंबर होना चाहिए। ऐसा आदमी उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को अटेस्ट करेगा, वो अपना एज अ विटनेस के रूप में उसको अटेस्ट करेगा कि हम, मैंने देखा है कि ये सारे प्रोसीजर जो भी थे वो फॉलो किए गए हैं, इस तरीके से प्रोसीजर हुआ था, ये सारी चीजें हुई थी। दूसरा है काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, और जो आदमी जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो उसको काउंटर साइन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सब सेक्शन है कि जब भी पुलिस अरेस्ट करेगी तो उस समय इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अरेस्टेड बाय ए मेंबर ऑफ दिस फैमिली दैट ही हैज द राइट टू have a relative or a friend named by him to be informed of his arrest। तो अगर मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में ही अगर उसके फैमिली मेंबर ने एज अ विटनेस ने साइन नहीं किया हो तो उस केस में उसके पास ये राइट होता है कि वो अपने किसी फ्रेंड या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को ये इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है कि इस आदमी को अरेस्ट किया गया है पुलिस के ऑफिसर के द्वारा, सो दैट उस आदमी से रिलेटेड जो भी लीगल प्रोसीजर होता है, जो डिफेंस के जो भी प्रोसीजर होते हैं, उन सभी को वो आदमी अवेल कर सके। 41C control rooms at districts, state government shall establish a police control room in every district and at state level। हर स्टेट गवर्नमेंट एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाएगी दो लेवल पे। सबसे पहले हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम बनेगा और इसके अलावा एक स्टेट लेवल पे एक स्टेट कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। दूसरा सब सेक्शन बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉज टू बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड kept outside the control room at every district the name and the address of the person arrested and the name and designation of the police officer who made the arrest। स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिस बोर्ड बनाएगी हर कंट्रोल रूम में जो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, उसमें वो लोग जिनका नाम और एड्रेस जिनको अरेस्ट किया गया है और उस ऑफिसर का नाम और डिजिग्नेशन जिसने उनको अरेस्ट किया है, ये वहां पे मेंशन किया जाएगा। सबसेक्शन 3 बोलता है द कंट्रोल रूम एट द पुलिस हेडक्वार्टर एट द स्टेट लेवल शैल कलेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटेल्स अबाउट द पर्सन अरेस्टेड, नेचर ऑफ ऑफेंसेस with which they are charged and maintain a database for the information of the general public। जनरल पब्लिक के इंफॉर्मेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जनरल पब्लिक के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टेट लेवल पे पुलिस हेडक्वार्टर जो होगा वहां पे उसके कंट्रोल रूम में टाइम टू टाइम सारे इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाएगा और इसका एक डेटाबेस बनाया जाएगा जो ये बताएगा कि किस डेट पे किस आदमी को अरेस्ट किया गया था और किस पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया गया था। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन 41D, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। तो अगर कभी भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, पुलिस उसका इंटरोगेशन करती है, उस आदमी का ये अधिकार होता है कि वो एक एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, वो आदमी अपने मर्जी के अपने पसंद के एक एडवोकेट को मिल सकता है ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, लेकिन वो नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन। वो इंटरोगेशन में जब भी इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा ड्यूरेशन होता है उसमें परमिशन लेकर के वकील वहां पे मिल सकता है, बट पूरे इन्वेस्टिगेशन उस वकील के सामने हो ये कंडीशन सीआरपीसी नहीं देता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 42, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस, नेम एंड रेसिडेंस। तो अगर कभी किसी पुलिस ऑफिसर को उसको जिसके पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में अगर कोई आदमी है जो कि जिसने कमिट किया है या जिसके ऊपर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने का जिसके ऊपर एक रीजनेबल सस्पिशन है, वो आदमी से अगर पुलिस उसको पूछती है
कि आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, और वो आदमी डिनाई करता है उसको बताने से कि उसका नाम कहाँ है या रेसिडेंस कहाँ है, या पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसने जो नाम और रेसिडेंस बताया है वो सही नहीं हो सकता है, उसको सस्पिशन होता है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन ये आदमी मुझे प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकती है इस पर्पस के लिए कि तब तक जब तक कि उसका नाम और रेसिडेंस असर्टेन नहीं किया जा सके। असर्टेन का मतलब जब तक उसको वेरीफाई नहीं किया जाए कि ये आदमी सही बता रहा था या गलत बता रहा था। ये था सेक्शन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 बोलता है व्हेन द ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन हैज बीन असर्टेड ही शैल बी रिलीज्ड ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड। तो अगर उसको अरेस्ट किया गया, उसका नाम और रेसिडेंस जो था वो वेरीफाई कर लिया गया, तो उस केस में उसको रिलीज कर दिया जाएगा एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करके। वो बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटी हो सकती है, जिसमें कि उसको ये मेंशन करेगा कि जब जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने बुलाया जाएगा उस समय वो अपीयर होगा। Provided that if such person is not resident in India, the bond shall be secured by a surety or surety is resident in India। लेकिन अगर वो आदमी इंडिया में नहीं रहता है, तो उस केस में जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी जो कोई आदमी इंडिया में रेसिडेंट हो। सबसेक्शन 3 बताता है should the true name and residence of such person not been ascertained within 24 hours from the time of arrest, or should he fail to execute the bond, or if so required to furnish sufficient sureties, he shall be forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा इस सब सेक्शन में ये बताता है कि अगर पुलिस को कभी भी ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है किसी के बारे में, या पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कोई कमिट हुआ उसको कोई आदमी कर रहा है, तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, उससे पूछेगी उसका नाम क्या है, उसका रेसिडेंस क्या है। अगर पुलिस को लगता है कि वो आदमी नाम अपना जो बता रहा है, रेसिडेंस जो बता रहा है वो गलत है, या फिर वो आदमी अपना नाम और रेसिडेंस बताने से मना करता है, तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद उसके बताए हुए नाम और रेसिडेंस का पता किया जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की है अगर वो इन्फॉर्मेशन सही है, तो फिर पुलिस उस आदमी को रिलीज कर देगी एक बॉन्ड बना करके विद और विदाउट श्योरिटीज, कि जब जब मजिस्ट्रेट के सामने उसको बुलाया जाएगा वो आदमी अपीयर होगा। अगर वो आदमी इंडिया के बाहर का है, इंडिया में नहीं रहता है, तो उस केस में उसकी सिक्योरिटी वो आदमी प्रोवाइड करेंगे, ये एक या एक से ज्यादा, जो कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। नेक्स्ट सबसेक्शन जो है वो ये बोलता है कि अगर ये आदमी का टाइम और रेसिडेंस जो है वो ये पाया जाता है कि वो ट्रू नहीं है, या फिर उसका इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं हो पाता है 24 घंटे के अंदर, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जा करके उसको पेश करेगा, सो दैट कि आगे की कानूनी कार्रवाई कोर्ट के अकॉर्डिंग चल सके। ये था हमारा सेक्शन 42। नेक्स्ट आता है सेक्शन 43, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। Any private person may arrest or cause to be arrest any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offense। तो अभी तक हमने सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की थी, अब हम यहाँ बात करेंगे कोई प्राइवेट पर्सन का मतलब एक आम नागरिक। एक आम नागरिक भी चाहे तो किसी को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसके कंडीशन क्या है कि उसके प्रेजेंस में अगर कोई आदमी नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर है वो, तो and without unnecessary delays shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer। और फिर उस आदमी को अरेस्ट करके उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो जो नजदीक के पुलिस ऑफिसर हैं उनके पास उसको लेकर के जाना, और अगर वहां पे कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है तो फिर वो टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू टेकन टू द कस्टडी इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो फिर उसको उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक लेकर के जाने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा सबसेक्शन बोलता है इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 अ पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम। तो हमने ऊपर से सबसेक्शन 41 में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करेगी, और कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में कहाँ क्या कंडीशन थे वो सब हमने पढ़ा था। अगर उसके सामने होता है, या फिर अगर वो 7 साल के ऊपर की सजा होती है या 7 साल के कम की सजा होती है, उसके अलग अलग जो डिफरेंट सेक्शंस थे वो सारे हमने पढ़ा। अगर पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि ये सारी चीजें ये पूरा जिस आदमी को अरेस्ट किया गया है वो आदमी सेक्शन 41 के अंडर में आने वाले किसी भी सब सेक्शन के कैटेगरी में आता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको री अरेस्ट करेंगे। Subsection 3, if there is a reason to believe that he has committed a non-cognizable offense and he refuses on the demand of police officer to give his name and address, or give a name and a residence which such officer has reason to believe to be false, he shall be dealt with the provision of section 42। But if there is no such sufficient reason to believe that he has committed any offense, he shall at once be released। अगर जो हमने सेक्शन 42 में पढ़ा
वहाँ उसी तरीके से अगर किसी पुलिस ऑफिसर को के सामने जब कोई प्राइवेट पर्सन किसी को लेके आता है और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस आदमी ने क्राइम नहीं किया है या ये आदमी जो बोल रहा है इसको क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है या ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये आदमी अपना ट्रू और इन्फॉर्मेशन दे रहा है फॉर नेम एंड रेसिडेंस, तो उसको रिलीज किया जा सकता है। अगर नहीं वो आदमी ट्रू देता है तो फिर पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। ये था हमारा सेक्शन 43। नेक्स्ट आता है सब सेक्शन सेक्शन 44 दैट इज अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। हमने पढ़ा पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकता है, देन हमने पढ़ा कि एक प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं कि एक मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट की तरफ से और अरेस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसका सबसे पहला होता है व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल विदिन हिज लोकल jurisdiction he may himself arrest or order any person to arrest the offender and may thereupon subject to the provisions therein contained as to bail commit the offender to the custody। तो अगर कभी कोई ऑफेंस मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में होता है, चाहे वो मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो, उनकी लोकल जुरिस्डिक्शन के अंडर में आता है, तो वो खुद या अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी आदमी को, वो आदमी जो कि जिसने की ऑफेंस किया है, या फिर वो किसी भी आदमी को बोल सकते हैं कि तुम जाकर के उस आदमी को अरेस्ट करो। ये जिस आदमी को बोलेंगे वो जरूरी नहीं कि एक पुलिस ऑफिसर हो। ये था सबसेक्शन 1। नेक्स्ट सबसेक्शन बोलता है सब एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस विद इन हिज लोकल jurisdiction फॉर एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज competent एट द टाइम एंड इन द circumstances टू इशू अ वारंट। कोई भी मजिस्ट्रेट चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो, किसी भी वक्त वो चाहे तो खुद अरेस्ट कर सकता है या किसी को दूसरे को डायरेक्ट कर सकता है अरेस्ट करने के लिए, अगर उसके प्रेजेंस में लोकल jurisdiction में कोई आदमी ऐसा क्राइम करता है और वो अगर कॉम्पिटेंट है एट दैट टाइम इन द सर्कमस्टांसेस वारंट इशू करने के लिए। ये था सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 44। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 45 प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। जो हमारे आर्म फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं उनको सर्टेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है कि उनको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनके क्या क्या कंडीशंस हैं। नॉट विद एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 41 to 44 नो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन शैल बी अरेस्टेड फॉर एनीथिंग डन और purported to be done by him in the discharge of his official duties except after obtaining the consent of the central government। किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्म फोर्सेस के अंडर में आने वाले किसी भी ऑफिसर, किसी भी फौजी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है अगर वो आदमी ने कोई क्राइम अपने ऑफिशियल, अपने कोई भी एक्ट जो उसने किया, क्राइम नहीं कर सकते उसको, एक्ट अगर कोई किया है जो उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज के अंडर में अगर वो काम किया गया है तो उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। एक्सेप्ट कि अगर ऐसे सर्टेन कंडीशंस में पुलिस ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन लेगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करते हैं कि आप उस आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं तो फिर अपने ऑफिशियल ड्यूटीज में किए गए काम के लिए भी उस आदमी को अरेस्ट किया जा सकता है। बट ऐसा अरेस्ट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरा सबसेक्शन बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू सच क्लास और कैटेगरी ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स charged with the maintenance of the public order as may be specified therein wherever they may be serving and thereupon the provisions of that subsection shall apply if the expression central government occurring therein the expression state government were substituted। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी बाय नोटिफिकेशन एक ऑर्डर निकाल सकती है जिसमें कि जो हमने अभी सबसेक्शन 1 में पढ़ा वो चीजें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आने वाली कुछ स्पेशल पुलिस फोर्सेस के लिए भी एप्लीकेबल की जा सकती हैं, और उस कंडीशन में जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा गया है उसको हम ऐसे मान के चलेंगे कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट सब्सटीट्यूट किया गया। ये था हमारा सेक्शन 44। नेक्स्ट आता है सेक्शन 46 अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट कैसे किया जाएगा। इन मेकिंग द अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम shall actually touch or confine the body of the persons to be arrested unless there is a submission to the custody by word or action। तो जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करेगा, किसी भी आदमी को, तो उसको एक्चुअली टच करेगा, उसको उसकी बॉडी को कन्फाइन करके और पुलिस अरेस्ट करके लॉफुल कस्टडी में लेकर के आएंगे। अनलेस कि वो आदमी खुद अगर सरेंडर कर रहा है बाय वर्ड और एक्शन, वो सबमिशन अगर कर रहा है तो फिर उस केस में उसको उसकी बॉडी को टच करने, उसको कन्फाइन करने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड, इसके कंडीशन है कि अगर कोई वीमेन को अरेस्ट किया जाता है अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द कॉन्ट्ररी हर सबमिशन टू कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेटेशन ऑफ अरेस्ट shall be presumed and unless the circumstances otherwise require or unless the police officer is a female the police officer shall not touch the person of the woman for making her arrest। सॉरी, तो यहाँ पे बोलता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर
अगर कोई मेल पुलिस ऑफिसर है तो वो किसी विमेन को अरेस्ट नहीं कर सकता है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। उन उन सर्कमस्टांसेस में एक विमेन को सिर्फ फीमेल पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है। बट एक सर्टेन कंडीशंस अगर आ सकते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस, उन कंडीशंस को छोड़ करके। नेक्स्ट सबसेक्शन बोलता है, इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट द endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest। अगर वो आदमी अरेस्ट होने से अपने आप को बचाता है या भागने की कोशिश करता है, वो ऐसा करता है जिससे उसको अरेस्ट नहीं किया जा सके, तो पुलिस ऑफिसर हर तरीके का इस्तेमाल कर सकती है उसको अरेस्ट करने के लिए। मे यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट, अरेस्ट को इफेक्ट करने के लिए जो भी जरूरत पड़े वो पुलिस कर सकती है। Nothing in this section gives a right to cause a death of a person who is not accused of an offense punishable with death or imprisonment for life। लेकिन पुलिस ऑफिसर ऐसा करने में किसी की डेथ नहीं कर सकती है अगर वो आदमी पनिशेबल कोई ऐसे ऑफेंस नहीं किया हो जो कि पनिशेबल हो डेथ से या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से। नेक्स्ट सबसेक्शन बोलता है, सेवन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नो वुमन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। और कभी भी किसी सर्कमस्टांसेस में एक्सेप्ट द एक्सेप्शनल केसेस किसी विमेन को सनसेट के बाद और सनराइज के पहले यानी शाम के बाद और सुबह के पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और जब अगर कोई एक्सेप्शनल कैटेगरी आती है जहां पर कि किसी विमेन पुलिस जहां किसी विमेन को अरेस्ट करना पड़े सनसेट के बाद और सनराइज के पहले, तो उस केस में विमेन पुलिस ऑफिसर एक रिटन रिपोर्ट लेकर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से परमिशन लेगी और परमिशन लेने के बाद उसको अरेस्ट किया जाएगा सनसेट के बाद सनराइज के पहले। ये था सेक्शन 47। नेक्स्ट आता है सेक्शन 40, ये था सेक्शन 46। नेक्स्ट सेक्शन 47 बोलता है, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन साउट टू बी अरेस्टेड। अगर कोई भी आदमी, इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट has reason to believe that the person to be arrested has entered into or is within any place or any person residing in or being in charge of such place shall on demand such person acting as aforesaid or such officer allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for such therein। अगर कभी भी किसी पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि कोई आदमी जिसको कि अरेस्ट करने के लिए कहा गया है वो आदमी किसी घर में छुपा है, या अगर कोई आदमी जिसको पता चलता है कि मेरे घर में एक ऐसा आदमी आ गया है जो कि जिसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई है और वारंट इशू हो चुका है उस आदमी को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन ये आदमी उससे भाग रहा है, तो फिर वो आदमी अलाउ करेगा पुलिस ऑफिसर की कि वो उसके घर के अंदर आए और उसको जो भी सहायता प्रोवाइड की जा सकती है उसको अरेस्ट करने के लिए वो प्रोवाइड की जाए। सबसेक्शन 2 बोलता है, इफ ingress into such places cannot be obtained under subsection 1, it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant and in any case in such warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested on opportunity of escape for a police officer to enter such place and search therein and not to effect an entrance into such place to break open any outer or inner door or window of that house, whether that of the person to be arrested or of any other person, if after notification of his authority and purpose, any demand of admittance duly made he cannot otherwise obtain admittance। इस पूरे सबसेक्शन का मतलब ये है कि अगर कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी अगर घर के अंदर जो आदमी मौजूद है वो सहायता नहीं कर सकता हो बाहर से पुलिस को आने के लिए, यानी अगर हो सकता है कि पुलिस जो ऑफेंडर है उसने उसके पास गन है और उसने अंदर से लॉक कर दिया है और वो अब अंदर जो आदमी है वो अपने तरफ से घर के दरवाजे को नहीं खोल सकता है, तो उस केस में पुलिस के पास दो कंडीशंस होते हैं। अगर वो आदमी पुलिस ऐसा हो कि उसके पास वारंट हो वाली कंडीशन, और दूसरा कंडीशन जहां पे वारंट तो नहीं हो लेकिन पुलिस को अगर लगता है कि अगर इस आदमी को अभी अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा जब तक हम वारंट लेकर के आएंगे तब तक ये भाग चुका रहेगा, तो उस केस में, इन दोनों ही केस में पुलिस के पास अगर रीजनेबल सस्पिशन है कि इस आदमी को अरेस्ट करना जरूरी है और वो अंदर से आदमी किसी भी रीजन से उसको ओपन नहीं कर पा रहा है, तो फिर पुलिस ऑफिसर हर तरीके से चाहे तो किसी भी तरीका का इस्तेमाल करके अंदर जा सकती है, इंक्लूडिंग कि उसके लिए वो किसी भी डोर या किसी भी विंडो को ब्रेक करके तोड़ करके और उस घर के अंदर जा करके उसको अरेस्ट करके लेकर के आ सकती है। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसा किया जाएगा इससे पहले उसको आदमी को नोटिस दिया जाएगा, उसको एक सूचना दी जाएगी, अनाउंस किया जाएगा कि हमको तुमको चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, अगर तुम सरेंडर करो नहीं तो हम अंदर आ रहे हैं। Provided that if any such place is an apartment in actual occupancy of a female, not being the person to be arrested, who according to custom does not appear in public,
Such person or police officer shall, before entering such apartment, give notice to such female that she is at the liberty to withdraw, and shall afford her every reasonable facility for withdrawing, and may then break open the apartment and enter it. लेकिन अगर ऐसा किसी ऐसे घर में जा रहे हो जो कि एक अपार्टमेंट है, जो कि जिसके अंडर में कोई फीमेल रहती हो, जो और वो फीमेल वो आदमी नहीं है जिसको अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो उस केस में और वो फीमेल ऐसी है जो कि पब्लिक में नहीं आती हो, तो फिर पुलिस सबसे पहले उनको नोटिस देगी कि आपको हम लोग अंदर आने वाले हैं, आप उनको रीजनेबल एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो वहां से निकल सके या अपने आप को उस तरह से सिक्योर कर सके ताकि ये जो भी पुलिस की धरपकड़ की जाएगी उसमें वो अफेक्टेड ना हो। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 बोलता है एनी पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन हु हैविंग लॉफुली एंटर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट इज डिटेन्ड देयरिन। लेकिन अगर कभी पुलिस वाले को ही अंदर अगर वो किसी ने डिटेन कर दिया, बाहर से अगर दरवाजा बंद कर दिया और वो पुलिस ऑफिसर अंदर फंस जाता है, तो उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि कोई भी इनर या आउटर कोई डोर या विंडो को वो ब्रेक करके बाहर आ सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 48 परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिसडिक्शन। कोई पुलिस ऑफिसर मे फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest pursue such person into any place in India। अगर कोई पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज्ड है किसी आदमी को अरेस्ट करने के लिए, तो वो उसको सिर्फ अपने लोकल जुरिसडिक्शन में ही नहीं, वो इंडिया में कहीं भी आदमी रहेगा उससे वहां से जाकर के उसको अरेस्ट करके लेके आ सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 49 नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। जो भी पर्सन अरेस्ट किया जाएगा और शैल नॉट बी सब्जुकेटेड टू मोर रेस्ट्रेंट दैन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट हिज एस्केप। तो उस पर उतनी ही ताकत का इस्तेमाल किया जा सका जितना किसी को अरेस्ट करने के लिए जरूरी है। अगर वो आदमी ऑलरेडी सरेंडर कर रहा है तो कोई ताकत की इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है तो उसको पकड़ करके और उसको अरेस्ट किया जाएगा। इससे ज्यादा उस पर ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट सेक्शन 50 बोलता है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट ऑफ बेल। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो किसी को अरेस्ट करता है एनी पर्सन विदाउट वारंट, वो उसको कम्युनिकेट करेगा फुल पार्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस, उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, किस चार्जेस के अंडर, किस क्राइम के लिए, किस ऑफेंस के लिए उसको अरेस्ट किया जाएगा, और उसके जो भी ग्राउंड्स हैं वो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरा सबसेक्शन बोलता है कि जब भी कोई वेर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट अ वारंट एनी पर्सन अदर देन द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, अगर वो आदमी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए है, उसको अरेस्ट किया गया है, तो पुलिस ऑफिसर उसको एक अपॉर्चुनिटी देगा, उसको एक्सप्लेन करेगा कि ये जो क्राइम जिसके अंडर अरेस्ट किया गया ये एक बेलेबल ऑफेंस है, अगर तुम बेल दे सकते हो तो उसके अकॉर्डिंग उसका एक बॉन्ड बना करके विद और विदाउट श्योरिटी उसको रिलीज किया जाएगा। अगर वो नहीं दे सकता है तो फिर उस केस में उसको अरेस्ट करके पुलिस लॉफुल कस्टडी में रखा जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 50A बोलता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्संस मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट टू द नॉमिनेटेड पर्सन। Every police officer or other person making any arrest under this code shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his friends, relative or such other person as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information। कभी भी किसी को अगर अरेस्ट करते हैं पुलिस तो उस केस में उसको वो आदमी जिस भी नॉमिनेट करेगा किसी भी अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, फैमिली मेंबर को, उस आदमी को पुलिस इन्फॉर्म करेगी कि ये आदमी आपने बोला है आपको इन्फॉर्म करने के लिए इसको अरेस्ट किया गया है। ये था पहला सबसेक्शन। दूसरा सबसेक्शन था पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट अंडर द सबसेक्शन 1 एज सुन एज ही इज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। और ये इंफॉर्मेशन उसको जैसे ही वो आदमी पुलिस स्टेशन में आएगा उसी वक्त उसको दी जाएगी। ऐसा नहीं कि अरेस्ट करके 2-3 दिन हो गए उसके बाद उसको बताया जाएगा। नेक्स्ट सब सेक्शन बोलता है an entry into the of the fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in the book to be kept in the police station in such form as may be prescribed in his behalf by the state government। और जब भी वो किसको उसने बताया, किस नंबर पे फोन करने के लिए बोला था, उसका क्या रिलेशनशिप है, ये सारी डिटेल को एक रजिस्टर जिसका फॉर्मेट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और उस फॉर्मेट में उसको एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट सबसेक्शन बोलता है इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट बिफोर whom such arrested person is produced to satisfy himself that the requirement of subsection 2 and subsection 3 has been complied with respect to such arrested person। और ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी कि जब भी कोई आदमी अरेस्ट करके उसके सामने लाता है तो वो सेटिस्फाई करे कि जो भी अभी हमने सबसेक्शन 2 और 3 पढ़ा है कि वो रजिस्टर मेंटेन किया गया था और तुरंत इमीडिएटली इन्फॉर्म किया गया था, वो एक्चुअली किया गया था या नहीं किया गया था। ये था हमारा सेक्शन 50। इस वीडियो के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।